देखो, ज्योग्राफी में हम करते क्या है, ज्योग्राफी के लिए वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ज्योग्राफी ज्योग्राफी फॉर CDS एग्जाम, ठीक है। CDS एग्जाम के लिए हम ज्योग्राफी को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफी में हमारे पास होता क्या है, ज्योग्राफी में हम अप्रोच फॉलो जो करते हैं उसको हम कहते हैं जूम इन अप्रोच, ठीक है। अब ये जूम इन अप्रोच होता क्या है, जूम इन अप्रोच के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम शुरू करते हैं, हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये देखी है कि हमने हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस किस चीज के आते हैं। हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी हमारे पास सबसे ज्यादा मेन रहती है। इंडियन ज्योग्राफी के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी को हम डायरेक्टली नहीं एक्सेस करते। इंडियन ज्योग्राफी को एक्सेस करने के लिए वी स्टार्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यूनिवर्स से। यूनि रिकॉर्डिंग यूनिवर्स, कर दी। हाँ जी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे यूनिवर्स से। यूनिवर्स से हम जूम इन करते चलेंगे। तो यूनिवर्स, यूनिवर्स से हमने जूम किया, तो जूम करके हम पहुंच के कहां पर, गैलेक्सीज पे, ठीक है। गैलेक्सीज, गैलेक्सी आ गया, गैलेक्सी आ गया। गैलेक्सी को हमने जूम किया तो क्या, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम को हमने फर्दर जूम किया तो हमारे पास आगे प्लैनेट्स, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स को हमने फर्दर जूम किया तो हमारे पास आ गया रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। इसको हमने फर्दर जूम इन किया तो हमारे पास आ गए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट फेज चलता है, इसको हम ये भी नाम दे सकते हैं एज अ फेज वन, ठीक है। ये फेज वन बोल दो इसको, या फिर इसको किसी और नाम से भी बोल सकते हो आप, वो नाम है हमारे पास बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं, हमें सबसे पहले बेसिक्स आनी चाहिए। तो बेसिक्स के अंदर हमारे पास ये वाली चीजें आती हैं जो हम जूम करते हुए चले हैं। हमने सबसे पहले यूनिवर्स उठाया, फिर हमने गैलेक्सी उठाई, फिर हमने सोलर सिस्टम उठाया, फिर हमने प्लैनेट्स उठाया, रोटेशन रेवोल्यूशन उठाया, फिर लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स उठाए। इसी के अंदर हमने मैप बेस्ड क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है। इसी के अंदर हमारे जी। पास आज आ गया हमारे पास एटलस, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पास ऐसे करके चलती हैं इनटू फेज वन, दैट इज द बेसिक्स। बेसिक्स जैसे ही हमारे खत्म होते हैं, फिर हम्म। बेसिक्स, बेसिक्स खत्म होते हैं, हमारे पास तीन चीजें निकल के आती हैं यहाँ से बाहर ऐसे, ठीक है। और वो तीनों चीजें कौन सी हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। आर्मी मतलब लैंड की ओके। बात हो रही है। लैंड का मतलब ये हो गया हमारे पास हाँ जी। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी आएगा, हो जाएगा, ठीक है। नेवी, नेवी की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेवी के अंदर हमारे पास क्या पढ़ेंगे हम, ओशियनोग्राफी, ग्राफी, ठीक है। अगर हम एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो एयरफोर्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें कि ये क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट का मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया फेज टू, फेज टू, ठीक है। ये जो ओशियनोग्राफी हो गया, ये हो गया हमारा फेज थ्री, ये हमारे पास आ गया फेज थ्री में। और ये जियोमॉर्फोलॉजी आ गया, ये आ गया हमारे पास फेज फोर में। तो हम फोर। देखेंगे तो हमारे पास फेज टू, फेज थ्री और फेज फोर, ऐसे करके हम कंप्लीट कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने बेसिक्स खत्म किया, जैसे हमने बेसिक्स खत्म किया, फिर हम आगे इसमें क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेटोलॉजी को खत्म किया। हम आगे ओशियनोग्राफी में ओशियनोग्राफी को हमने खत्म किया, तो हमारे पास हम आगे किसमें, जियोमॉर्फोलॉजी में, नो ठीक है। जी। और जब ये सारी की सारी चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी, यानी जब हमारे पास फेज वन हमने कर दिया खत्म, फेज वन को हमने खत्म कर दिया, फिर हमने फेज टू को खत्म कर दिया, फेज टू को खत्म कर दिया, और फेज थ्री को हमने जब खत्म कर दिया, इन तीनों को हमने खत्म कर दिया, तब हम जाके शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में फिर हम इन्हीं सारी चीजों को शुरू करेंगे। तो अभी अगर मैं बात करूं, ऑन द वेरी फर्स्ट फर्स्ट दिस लेक्चर, हम किसको शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं फेज वन को, बेसिक्स को। और हम फेज यूनिवर्स से, वन बेसिक्स को। हाँ, हम यूनिवर्स से अंदर चलना शुरू करेंगे। और यूनिवर्स के अंदर हम जैसे ही चलेंगे तो हम यूनिवर्स के अंदर जाएंगे, फिर हम गैलेक्सीज को देखेंगे, सोलर सिस्टम को देखेंगे, प्लैनेट्स को देखेंगे, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन को देखेंगे, और इसको देखेंगे, और इसको खत्म करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी का अंदर हमारे पास आ जाता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर, विंड्स, ये सारी की सारी
इसी के अंदर आ जाती है। हमारे पास क्लाउड्स हो गया, विंड्स हो गया, रेनफॉल हो गया, जितना भी हमारे पास क्लाइमेट का है। ओशनोग्राफी के अंदर हमारे पास आ जी। जाते हैं ओशन करंट्स, मेजर टॉपिक जो है। नहीं तो अदरवाइज अदरवाइज इसके अंदर जो टॉपिक आते हैं हमारे पास वो आते हैं अंडर ओशन टोपोग्राफी आ गया और वो सारी चीजें आई। जियोमॉर्फोलॉजी में हम्म। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ का मतलब ये हुआ कि अर्थ कैसे कैसे बनी है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, क्या है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, वो क्या है, ठीक है। वॉल्केनोज क्या है, अर्थक्वेक्स क्या है, वो सारे के सारे जियोमॉर्फोलॉजी में आएंगे। तो हमारे पास आ गया क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, एंड देन इंडियन ज्योग्राफी। और उसके बाद हमारे पास ये सारी चीजें आ गई, समझ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अब हमारे पास क्या आ गया, बेसिक्स, ठीक है। अब इस बेसिक्स के अंदर सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि यूनिवर्स की हमारे पास शुरुआत कहाँ से होती है। यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं शुरुआत होती है तो हम हमारे पास एक बंदा आता है, उस बंदे का नाम होता है क्लॉडियस पटोलमी, ठीक है। तो क्लॉडियस पटोलमी एक बंदा, निकोलस कॉपरनिकस दूसरा बंदा, ठीक है। क्लॉडियस पटोलमी ने उसने एक जियोसेंट्रिक व्यू दिया था। जियोसेंट्रिक व्यू का मतलब क्या होता है, जियोसेंट्रिक व्यू का मतलब ये होता है कि ये सारी की सारी धरती जो है ये सेंटर में है और पूरा यूनिवर्स जो है वो इस धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो उसको हम कहते हैं एज ए जियोसेंट्रिक व्यू, ठीक है। और कॉपरनिकस ने जो कहा था, उसने दिया था हमारे पास, उसने जो ये था क्या बोलते हैं, क्लॉडियस पटोलमी का जो व्यू था उसके एकदम उल्टा व्यू दिया था। इसने कहा था कि धरती बिल्कुल सेंटर में है, इसके चारों तरफ चक्कर लग रहे हैं। और निकोलस कॉपरनिकस ने कहा था कि हेलियोसेंट्रिक व्यू है। हेलियोसेंट्रिक व्यू का मतलब क्या हुआ, सन सेंटर में है और इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। तो दो दो को याद रखना, एक क्लॉडियस पटोलमी, एक निकोलस कॉपरनिकस। क्लॉडियस पटोलमी आया था तकरीबन तकरीबन 140 एडी में, ठीक है। और निकोलस कॉपरनिकस आया था, वो आया था 1543 एडी में। तो मतलब तकरीबन तकरीबन अगर हम देखें तो ये कॉपरनिकस जो है काफी बाद आया था इसके, 1543, यानी तब तक हमारे पास ये मुगल्स आ चुके थे इंडिया में। तो उस टाइम की बात है जब इसने बोला था कि सन जो है हमारे सेंटर में है और इसके चारों तरफ दुनिया चक्कर काट रही है, सोलर सिस्टम प्लेनेट चक्कर काट रही है। उसके बाद आ गया विलियम हर्शल। हर्शल ने टेलीस्कोप यूज किया था। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है टेलीस्कोप जो था उसके साथ कौन था जो एसोसिएटेड बंदा था, तो इट इज विलियम हर्शल, ठीक है। तो उसने एक बात की थी कि टेलीस्कोप के साथ उसने एक चीज फाइंड आउट किया था कि सोलर सिस्टम इज मेनली पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी। उसके बाद आ गया एडविन यस पी सर। हबल। हबल की अगर हम बात करें तो ही सेड दैट द यूनिवर्स हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.5 बिलियन लाइट ईयर्स एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल गैलेक्सीज लाइक आवर। तो हबल ने बहुत सारी चीजें बोल दी कि यहाँ पे ये जितनी भी धरती धुरती है ये सारी की सारी छोटा सा पार्ट है, ठीक है। यस सर। अब इसी चीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि बेसिक्स में हम देखते हैं कि यूनिवर्स में थ्योरी, ठीक है, कौन कौन सी चलती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो हमारे पास थ्योरी चलती है वो थ्योरीज हमारे पास अलग अलग चलती है। अब पहली थ्योरी हमारे पास आ जाती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अंदर हम क्या देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी के अंदर ये कहा जाता है कि किसी टाइम पूरी की पूरी धरती जो थी वो इकट्ठी रही होगी, ठीक है। अब ये सॉरी नॉट धरती पर, पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो सारा का सारा किसी टाइम पे इकट्ठे रहा होगा। अब इकट्ठे होने के बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ा पटाखा हुआ और उसके बाद जितने जितने भी आपके ये पार्ट थे सारे के सारे पार्ट एक दूसरे से टूट के एक दूसरे से दूर जाते गए। दिस इज कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। इनमें सिर्फ नाम याद रखिएगा, साइंस का सब्जेक्ट है लेकिन पार्ट है, लेकिन इसको वैसे नाम याद रखिएगा, ई जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक है। स्टेडी स्टेट थ्योरी आई थी दूसरी, उसको दिया था थॉमस गोल्ड ने। और पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी आई थी जी। एलन संडेज का। ये क्वेश्चन आपका कैसे बनता है, बिग बैंग थ्योरी हम्म। दे देंगे एक साइड स्टडी स्टेट थ्योरी दे देंगे, एक साइड पल्सेटिंग थ्योरी दे देंगे। दूसरी साइड वो बोल देंगे कि ठीक है ये इनके वो थे जिन्होंने ये दी थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर वो बोल देंगे ई जी लेमेत्रे, ठीक है, थॉमस, फिर उसके बोलेंगे मैच द कॉलम। तो इनको मैच करो कि कैसे कौन किसके साथ एसोसिएटेड है। तो कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास ओके। देखे देखे गए हैं। अब बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी में उन्होंने बोला कि सारी की सारी धरती इकट्ठी थी, यहां से पटाखा हुआ और ये सारे के सारे एक दूसरे सॉरी एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर गए। ये जो सारे के सारे हाँ जी। एक दूसरे से दूर गए, इसको हम कहते हैं एज अ डार्क मैटर, ठीक है। रिकॉर्डिंग, चलो ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे इसकी, ठीक है। तो अब बिग बैंग थ्योरी की हम बात कर रहे थे कि बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ,
ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि जितना भी हमारे पास मास था ना, ये सारा का सारा मास इकट्ठा था किसी टाइम। फिर यहाँ पे जोर से एक ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने की वजह से सारा का सारा जितना भी है वो सारे के सारे चले जाते हैं। अब ये वाली बात जो निकलती है वो बात क्या निकलती है? वो बात कुछ ऐसी निकलती है कि ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर गए, इन पार्टिकल्स को कहते हैं एज अ हम्म। डार्क मैटर। डार्क जी। मैटर, क्या कहेंगे इसको? डार्क मैटर। डार्क मैटर। ठीक है। और ये जिस एनर्जी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ना, उस एनर्जी को कहेंगे हम एज अ डार्क एनर्जी। समझे? उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? हम्म। डार्क एनर्जी। अब हुआ क्या है यार, ये डार्क डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का कंसेप्ट कहाँ से आता है? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का कंसेप्ट ऐसा कुछ आता है कि यार इन्होंने ना, मतलब एक बंदे थे, उसका नाम था हिग्स बॉसन। ठीक है। क्या नाम था उसका? हाँ जी। हिग्स हिग बॉसन। बॉक्सन। ठीक है, हिग बॉसन थे, तो एक हिग्स था एक बॉसन था। जो बॉसन था वो, दे से दैट ही वाज इंडियन। ठीक है। तो हिग हम्म। बॉसन था। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक बात बोली कि यार ये जो हिग्स है हमारे पास, ये जो हम आसपास है, हमारे चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होती है। वो जो फील्ड हाँ जनरेट जी। होती है हमारे चारों तरफ, अब वो फील्ड हमारे पास अलग अलग टाइप से फील्ड जनरेट होती है। जैसे वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, वैसे ही हमारे पास एक और फील्ड जनरेट होती है। उस फील्ड को हम कहते हैं एज अ हिग्स फील्ड। हम्म। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? हिग्स फील्ड। हिग्स, HIGGS, हिग्स फील्ड। अब ये जो हिग्स फील्ड आपकी जनरेट हुई, हिग्स फील्ड के अंदर इन्होंने क्या किया, हिग्स फील्ड के अंदर इन्होंने बोला कि जितनी भी दुनिया है सारी की सारी इस हिग्स फील्ड से निकली है, और ये इसी हिग्स फील्ड में चली जाएगी। समझे कि नहीं ओके। समझे? ठीक है। यानी दुनिया में अगर कोई भी चीज आई है तो वो हिग्स फील्ड से ही आई है, और वो वापस भी हिग्स फील्ड में ही चली जाएगी। अभी इन्होंने 1960 70s में कहीं बहुत पहले इन्होंने बोल के रख दिया होगा कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसको हम प्रूफ नहीं कर पाए। फिर हुआ क्या हम्म। कि समवेयर अराउंड इन 2010 के आसपास इन्होंने एक सर्न करके एक सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, स्विट्जरलैंड में जिनेवा में, इन्होंने एक टनल बनाई जो कि 100 फीट नीचे थी जमीन के, और 27 किलोमीटर लॉन्ग थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे करके एक बहुत बड़ी टनल बनाई, और उस टनल को बोला इन्होंने सर्न। CERN, याद रखना नाम इंपॉर्टेंट है, CERN। CERN, सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। हम्म। ठीक है। अब इसी के अंदर इन्होंने दो पार्टिकल्स दौड़ा है, और ये दोनों पार्टिकल जब लाइट की स्पीड से दौड़े, और दौड़ने के बाद जैसे ही ये लाइट की स्पीड से दौड़े, दौड़ने के बाद जैसे ही ये टकराते हैं आपस में, हाँ जी। ठीक है, अब टकराने के बाद बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए एक पार्टिकल जनरेट होता है। उस पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया एज अ गॉड्स पार्टिकल। उसको नाम क्या दिया? गॉड्स गॉड्स पार्टिकल। पार्टिकल। ठीक है। तो अब हमारे पास एक गॉड्स पार्टिकल। पार्टिकल बन के आ गया, फॉर फ्यू मिली सेकंड से भी छोटा पार्ट था उसके लिए। समझ गए? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है जब ये गॉड्स पार्टिकल है, अब इन्होंने बोला कि हिग्स फील्ड जो है पूरी यूनिवर्स में फैली हुई है। तो अगर पूरी यूनिवर्स में फैली है तो इस टनल के आसपास भी फैली होनी चाहिए वो हिग्स फील्ड। हम्म। ठीक है। तो उस गॉड्स पार्टिकल ने क्या किया, जब वो इस हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट किया उस गॉड पार्टिकल ने, तो वो अगर इस हिग्स फील्ड को वो रिपेल कर देता है गॉड्स पार्टिकल, तो उस पार्टिकल को, गॉड्स पार्टिकल को हम नाम देते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ओके। अगर वो इस हिग्स फील्ड को अट्रैक्ट करता है, तो उसको हमने नाम दे दिया एज अ प्रोटॉन। और वो हिग्स फील्ड से निकल जाता है ऐसे ही, तो उसको हमने नाम दे दिया एज अ न्यूट्रॉन। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है। थोड़ा थोड़ा। अच्छा चलो ठीक है, जो भी है। तो इन्होंने क्या इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक, जब हमने इसको, ये जो गॉड पार्टिकल बना और जो हिग्स फील्ड है, वो कहीं ना कहीं ट्रूथ है, तो कहीं ना कहीं हमारा सारा यूनिवर्स जो है, बिग बैंग में भी ऐसे ही हुआ था कि हमारा जो यूनिवर्स है कहीं ना कहीं निकला है कहीं से, और वो वहीं पे ही समा जाएगा, जिसको हम अपने उसमें हिंदी में कहते भी हैं कि ब्रह्मांड वगैरह सारी चीजें, वो हिग्स फील्ड को भी आप कोरिलेट कर सकते हो। काइंड ऑफ वैसा ही है कुछ। ठीक है। तो सारी की सारी दुनिया इसी से निकली है, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी। और ये कहां पर है? स्विट्जरलैंड में एक इन्होंने वो बनाया था, एक टनल बनाई थी जो कि तकरीबन तकरीबन 27 किलोमीटर
लॉन्ग थी। समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है। साइंस का पार्ट है थोड़ा सा, लेकिन चलो चलने दो भी। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वही सर, गैलेक्सीज। साइंस का लग रहा है काफी। हाँ, अभी शुरुआत में है, बाद में ज्योग्राफी आ जाएगी। गैलेक्सीज एंड स्टार्स। अ गैलेक्सी इज अ ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स, स्टेलर रेमिनेंट्स, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट एंड ये मेटल्स। यानी तकरीबन तकरीबन गैलेक्सी जो है हमारे यूनिवर्स में बहुत बड़े लेवल पे, मतलब 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। ठीक है। और इन्हीं के हाँ जी। अंदर, हर एक गैलेक्सी के अंदर बहुत ज्यादा स्टार्स हैं। इनकी शेप्स भी होती हैं गैलेक्सीज की। लिमोन अल्फा लॉब्स भी होती हैं। द शेप्स ऑफ अमीबा इज कंपोज ऑफ गैलेक्सी हैविंग 20 करोड़ लाइट ईयर्स। अब ये लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है, देखो, छोटे मोटे डिस्टेंस है उसको हम सेंटीमीटर में नापते हैं। थोड़े और बड़े डिस्टेंस हो गए तो उसको हम किलोमीटर में नाप लेंगे। थोड़े और बड़े डिस्टेंस हो जाते हैं तो हो सकता है समुद्र वाली साइड तो नॉटिकल माइल्स आ जाएगा। और बड़े डिस्टेंस आ जाए, जो इंटर मतलब प्लेनेटरी डिस्टेंस आ जाए, उनको मेजर करने के लिए हमारे पास एक और चीज होती है, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है। ये जो लाइट ईयर होता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन एन ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम बोलते हैं एक लाइट ईयर। तो यानी लाइट को ही वहां पर पहुंचने में 20 करोड़ लाइट ईयर यानी साल लग जाएंगे। तो इतनी दूर, इतनी विड्थ वाली गैलेक्सीज भी हमारे पास हैं। अब इनमें से एंड्रोमेडा विच इज 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस, एक गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। सीरीज में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है। वो ओके। इतने लाइट ईयर्स दूर है और वो हमारे पास क्लोजेस्ट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो, बने बनाए नंबर थे। ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी थी उस गैलेक्सी का नाम था मंदाकिनी। जो हमारी गैलेक्सी, उस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी और द मिल्की वे। मंदाकिनी तो सर रिवर भी है। रिवर भी है, पढ़ेंगे हम उसको। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ओरियन नेबुला इज द ब्राइटेस्ट एज वेल एज द कोल्डेस्ट ग्रुप ऑफ स्टार इन द ग्लास, इन आवर गैलेक्सी। ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा ये याद रखना, ओरियन नेबुला, ठीक है, इज द ब्राइटेस्ट। ठीक है। सन इज वन ऑफ द स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। ये सन आ गया। ठीक है। तो हमारे पास यहां पर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या आ जाती है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, इज अ स्टार नियरेस्ट टू द सन। तो सन के नियरेस्ट हमारे पास कौन सा स्टार है? सन के नियरेस्ट हमारे पास प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो नियरेस्ट स्टार है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है सीडीएस में कि नियरेस्ट स्टार कौन सा, तो ये दो क्वेश्चन इसमें से निकल के आए हैं। वो दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, अब थोड़ा सा और जूम करते हैं हम, यूनिवर्स, यूनिवर्स से गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद अब हम आ गए सन के ऊपर। सन के लिए सबसे पहली चीज, ये जो चीजें हैं बोल बच्चन बातें हैं, इनके कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैं पढ़ देता हूं। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, सन का और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन। हीलियन का मतलब होता है सन, और पी से पास। तो पेरीहीलियन मतलब सन और अर्थ का सबसे नजदीक का डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस को कहते हैं हाँ जी। एपीहीलियन। दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपीज में इसके नोट्स बना लेना। पेरीहीलियन, एपीहीलियन कब होते हैं, कैसे होते हैं, हम्म, वो 3 जनवरी, अभी पेरीहीलियन आने वाला है। ठीक है। 3 जनवरी को, यानी पेरीहीलियन वाले दिन सन और अर्थ 3 जनवरी को बहुत नजदीक होंगे। ठीक है। ओके। हर साल ऐसा ही होता है। एवरेज डिस्टेंस नॉट इंपॉर्टेंट, डायमीटर नॉट इंपॉर्टेंट, इतना कितना है। ठीक है। डेंसिटी डेंसिटी वगैरह वगैरह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये वैसे ही डेटा दे दिया गया है। आगे चलते हैं। अब यहां पर हम सन की अगर हम बात करते हैं, सन के अंदर देखो दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस। एक होता है फिजन इलेक्शन, फिजन, FISSION, फिजन। ठीक है। और दूसरा होता है फ्यूजन। सुना है कभी? नो सर। फिजन और फ्यूजन नहीं सुना? सर केमिस्ट्री में सुना है। अब ये जो फ्यूजन है ना दोस्त, ये जो सन के सबसे अंदर वाला पार्ट है, कोर, इस कोर के अंदर फ्यूजन होती हम्म। है। सन की हमारे पास टोटल मिला के 6 लेयर्स बनती हैं। सबसे अंदर फ्यूजन होती है, उसको हम कहते हैं कोर। इसको बाहर वो रेडिएट करता हम्म। है, उसको हम बोलते हैं रेडिएटिव जोन। और उसके बाहर आता है कन्वेक्टिव जोन। तो 3 लेयर्स हमारे पास अंदर हाँ जी। आती हैं। कोर, कोर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर है सन के, उसके उसके बाहर हम्म। रेडिएटिव जोन है, उसके बाहर कन्वेक्टिव हाँ जोन जी। है। समझ गए ना? 3 लेयर्स, समझ गया कोर, सर। रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन।
फिर से रिपीट कर रहा हाँ हूं, जी, समझ गया कोर सर। न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये रेडिएटिव और जोन है, और ये कन्वेक्टिव जोन है। हाँ जी। ठीक है। इसके बाहर सारा का सारा तीन लेयर्स हमारे पास और चलती है। कौन सी? क्रोमोस्फेयर, ठीक है, हम्म। फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, और सबसे बाहर सन के ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं एज अ हाँ जी, कोरोना। समझ गए ना मेरी बात? तो अभी मैं फिर से समझ गया रिपीट सर। कर रहा हूं। सन के अंदर हमारे पास रहेगा क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर, उसको हम बोलते हैं कोर। इसके बाहर हमारे पास रहता है हम्म। रेडिएटिव जोन। इसके बाहर हमारे पास रहता है कन्वेक्टिव जोन। इसके ऊपर हमारे पास आ गया हाँ जी। फोटोस्फेयर, फिर आ गया क्रोमोस्फेयर, और फिर आ गया कोरोना। अब ये जो सन है, ये करोना। जो पूरा का पूरा धधकता रहता है, ठीक हाँ है, जी। तो ये धधकता हुआ सन अपने बाहर ऐसे लपटे फेंकता है। इन लपटों को हम हम्म। कहते हैं एज अ सन फ्लेयर। सन सन फ्लेयर। हाँ, ठीक है, ओके। जैसे आग निकल रही है, हीट। हीट 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 हीट। वेव ओनली। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब सन के ऊपर भी हीट कुछ वेव। धब्बे हैं, ठीक है, हाँ जी। उन धब्बों को कहते हैं सनस्पॉट्स। सन स्पॉट। ठीक है। अब ये जो सनस्पॉट्स हैं, ठीक है, जो लाइट वाले सनस्पॉट्स होंगे उसको कहेंगे पिनम्बरा, और जो डार्क वाले सनस्पॉट्स हैं उसको हाँ जी। कहेंगे अम्बरा। अम्ब्रा। समझ गए? एक को कहेंगे पिनम्बरा, एक को हाँ जी। कहेंगे अम्बरा। अम्ब्रा। समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है। अब ये बन गया हमारा, इसको कहते हैं हम सन। लेकिन ये वाली चीज जो मैंने आपको अभी भी पढ़ाई, वो ये है। हाँ, कोर, प्रियम्बरा अम्ब्रा। कोर न्यूक्लियर रिएक्टर आ गया, ठीक है, ये रेडिएटिव हाँ जोन जी। आ गई, ये कन्वेक्टिव जोन आ गई, यहां पर फ्यूजन हो रहा है, कन्वर्टेड ठीक जोन। है, ये कोरोना आ गया, ये फ्लेयर्स आ गई, ठीक है, ये सनस्पॉट्स आ गए। और सर ये टेक्नोडाइन क्या होता है? कहां पर? टेक्नोडाइन। टेक टेकोक्लाइन, ये इसकी बीच में इंटरमीडिएटरी लेयर होगी या बीच में हम्म। लेयर होगी, ठीक है। आ जाओ। अब ये ओके। सन जो है यहां से सन फ्लेयर फेंकता है ऐसे, ठीक है। ये सन फ्लेयर हम्म। जो है वो धरती के प्लाज्मा के साथ ऐसे इंटरेक्ट करती है, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से अंदर एंटर करती है धरती के अंदर। हाँ जी। तो जैसे ही ये धरती के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल से एंटर करती हैं, वहां पर आपके ऐसे हम्म। मैग्निफिशिएंट सी लाइट्स बन जाती हैं। ये जो मैग्निफिशिएंट सी लाइट्स बनती है ओके। ना यहाँ पर, इसको हम कहते हैं हाँ जी। अरोरास। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अरोरास। हाँ जी। ठीक है। ये अरोरास जो होते हैं, ये दो टाइप के अरोरास होते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस। ठीक है। हम्म। जो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड ऐसे बहुत अच्छी स्पेस में लाइट सी दिखेगी, उसको बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। और जो वहां पर हाँ जी। नॉर्वे नॉर्वे वाली साइड होंगी, उसको बोलेंगे अरोरा बोरियालिस। हाँ जी। समझ गए? तो हमारे पास दो चीजें आ गई। अब ये जो सन है, ये सन चलता कैसे, बना कैसे था? अब देखो, इसके अंदर आपको पेपर के लिए एक चीज याद करनी पड़ेगी, और वो चीज होती है चंद्रशेखर लिमिट। इसके अंदर क्या होता है, सबसे हम्म। पहले फ्यूजन टू फ्यूजन, मतलब फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू हीलियम, और फ्यूजन करके होता रहता है। तो इसकी वजह से जो जो कन्वर्ट होगी वो अंदर अंदर डेंस होती जाएगी, बाहर का जो है वो एक्सपैंड होता जाएगा। अब हाँ जी। अगर इसका पूरे का साइज जो है 1.5 टू 5 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन हो, यानी चंद्रशेखर लिमिट तक हो,